हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर एस.एन. रज़ा अब्दी अपने होम्योपैथी चैनल रज़ा होम्योपैथी में आपका वेलकम करता हूँ। दोस्तों, क्लिनिक में मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो लाइलाज होते हैं, जो तमाम से इलाज करके थक जाते हैं और बड़ी उम्मीद से होम्योपैथिक के इलाज लेने के लिए आते हैं कि होम्योपैथिक में इस बीमारी का इलाज हो सकता है जो कि लाइलाज हो चुकी। क्योंकि मॉडर्न साइंस बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत दिनों से हैं, जो बहुत क्रोनिक हो गई हैं, उसका इलाज एलोपैथिक में नहीं होता। तो वो डॉक्टर कह देते हैं कि इसके बीमारी के साथ आपको ज़िंदगी भर रहना होगा और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, सिर्फ दवा आप मैनेज कर सकते हैं, ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। क्योंकि मॉडर्न साइंस जो बीमारी जिसमें कॉज मालूम हो, जिसकी कोई वजह होती है, जिस बीमारी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जो इन्फेक्शन हो रहा है, अगर वो कॉज पता होता है तो उसका इलाज होता है। लेकिन बहुत सी बीमारियों में बहुत से कॉज नहीं होते, कोई वजह नहीं होती, तो उसको मॉडर्न साइंस कहती है कि इट्स विदाउट एटियोलॉजी, इसमें कोई कॉज नहीं है इसलिए इसका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन होम्योपैथिक में इलाज इसलिए होता है कि होम्योपैथिक का प्रिंसिपल, होम्योपैथिक का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। होम्योपैथिक में हर बीमारी का इलाज होता है, जहाँ पर मॉडर्न साइंस कहती है कि इस बीमारी की कोई इसके कॉज नहीं पता है इसलिए इलाज नहीं हो सकता। लेकिन होम्योपैथिक में कॉज मौजूद होता है, इसकी बीमारी की वजह मौजूद होती है। तो आमतौर पर कॉज का जो मैं बता रहा हूँ, जो वजह बता रहा हूँ, वो आमतौर पर मॉडर्न साइंस इस बात को नहीं मानती है। लेकिन जो हमारे फ़िलासफ़र हैं, जो हमारे दीनी मज़हब हैं, चाहे हिंदू रिलीजन हो, चाहे मुस्लिम रिलीजन हो, चाहे ईसाई रिलीजन हो, हर जगह पर 7 डेडली सिन का जिक्र किया गया है। और हिंदी में जिसे पाप कर्म कहते हैं, उसकी वजह से ये सब बीमारियां होती हैं। और उर्दू में जिसे कहते हैं कि इन गुनाहों की वजह से ये बीमारियां हो सकती हैं। इंसान अगर ये गुनाह ना करे, इस्लाम में जैसा कहा गया है कि इन बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं कि इन गुनाहों से तुम दूर रहोगे तो तुम सही रहोगे, तो उसी को डेडली सिन कहते हैं या पाप कर्म कहते हैं। तो वो पाप कर्म क्या है? उस पाप कर्म की वजह से, उस डेडली सिन की वजह से इंसान बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, जिसका इलाज लाइलाज होता है, जिसे मॉडर्न साइंस कहती है कि इसका इलाज नहीं हो सकता क्योंकि इसके कॉज नहीं है। लेकिन मजहबी बुनियाद पर अगर देखें, रूहानी तौर पर अगर देखें, तो इन बीमारियों की वजह मौजूद होती है, जिसे पाप कर्म कर सकते हैं या डेडली सिन कर सकते हैं या गुनाहों को करते हैं। तो ये क्या क्या 7 डेडली सिन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है ईगो। इंसान के ईगो कहते हैं घमंड, गुरूर। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इससे भी बीमारी हो सकती है। दूसरा है एंगर। एंगर, गुस्सा। अगर इंसान के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, अगर नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, तो इंसान के अंदर नॉर्मल हर चीज़ होती है, ईगो भी होता है नॉर्मल, एंगर भी होता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो ये बीमारी का सबब बनती है। तो पहला मैंने बताया ईगो, घमंड। दूसरा एंगर। इसी तरह फियर, डर, ग्रीफ, जिसे कहते हैं सदमा। ग्रीफ अगर है तो उससे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जेलसी, अफेक्शन, लव, हेट्रेड और लेजीनेस। लेजीनेस आजकतपन, जिसे कहते हैं आलस। अफेक्शन में लव एंड हेट्रेड आ गया। जेलसी में जिसमें जलन, हसद किसी से करना, कुड़ना। ग्रीफ में जैसा कि सदमा। और फियर, डर। तो ये सब वजह होती है। इन सब की वजह से अगर कोई बहुत ज़्यादा किस पेशेंट बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा से इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, तो इस वजह से ये सब बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह के पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं पुराने मर्ज के। तो हम उनके कॉज पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनकी बातों से, पेशेंट के वर्जन से हम इसके बीमारी की तह तक पहुंच सकते हैं। तो इसका इलाज बहुत ही अच्छा है होम्योपैथिक में। अगर इस तरह से हम इन बातों पर गौर करें तो इन्हीं सब डेडली सिन के
मैंने सोचा कि इसकी एक सीरीज़ शुरू करता हूँ आज से मैं, और हर डेडली सीन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैंने सोचा कि पहला जो टॉपिक है एंगर, गुस्सा। इंसान गुस्सा, एंगर अगर नॉर्मली करना है तो ये तो सभी के अंदर नॉर्मल बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कर लेना एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा इंसान की सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो एंगर पर आज मेरा टॉपिक है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। तो एंगर क्या है? एंगर आमतौर पर एक नॉर्मल प्रोसेस है इंसान की हर ज़िंदगी में। हर इंसान को ज़रूर कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन ये एक नॉर्मल है। अगर इंसान इसको एक बैलेंस बनाकर चलता है तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन ये एंगर कभी बहुत ज़्यादा जब होता है, इंसान की लाइफ को जब ये अफेक्ट करने लगता है, उसके समाज को अफेक्ट करने लगता है, इसकी फैमिली को अफेक्ट करने लगता है, तो ये एक बीमारी, डेडली सिन के रूप में हो जाता है। तो इस एंगर की कई वजह हो सकती है। जो माहौल है, घर का माहौल, कि उससे भी एंगर बहुत ज़्यादा किसी को हो सकता है, समाज में हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इसके आसपास, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो इसमें कई तरह के एंगर इंसान के, हर इंसान एक दूसरे से अलग है, हर इंसान का मिजाज एक दूसरे से अलग है। तो इसलिए उसका जो एंगर के जो रूप हैं बहुत सारे अलग अलग आते हैं हर इंसान में। तो एंगर में बहुत सारे लोगों को आमतौर पर क्या होता है कि कोई गुस्से में हाथ पैर पटकता है, कोई गुस्से में किसी को गाली बकता है, कोई गुस्से में कोई सामान उठा के फेंकने लगता है, या अपने ही को नुकसान करने लगता है। तो ये सब बहुत सारे सिम्टम आते हैं। तो हम लोग पेशेंट से इसी तरह पूछते हैं कि आपको किस तरह का गुस्सा आता है। अगर आपको नॉर्मली गुस्सा आता है तो ठीक है, लेकिन उसके आसपास के लोग, उसके फैमिली के लोग बताते हैं कि ये बहुत ही गुस्सवर है, इसको बहुत ही गुस्सा आता है, ज़रा सी बात पे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। तो गुस्सा होने से क्या होता है कि ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, जो बॉडी में जाकर तमाम पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए गुस्सा होने के बाद इंसान का बीपी हाई हो जाता है, बॉडी के सारे पार्ट्स वार्म अप हो जाते हैं, ब्रेन में बहुत सारे हार्मोन एबनॉर्मल निकलने लगते हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं। तो इसलिए इसकी तह तक हम लोग जब पहुंचते हैं तो उसका काफ़ी अच्छा इलाज होता है। तो इस तरह से एंगर को आपने देखा कि किस तरह से इंसान के अंदर ज़ाहिर हो रहा है। बहुत ज़्यादा हाइपर होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट वायलेंस इंसान के अंदर रह रह के बहुत गुस्सा आता है। शुरुआत में लोग इसको इग्नोर करते हैं कि थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये हर बार, अगर आपको बार बार ये अटैक होता है गुस्से का, तो हर बार जब आपको अगला अटैक होगा तो वो इससे ज़्यादा गुस्सा आपको अफेक्ट करेगा। तो शुरुआत में 2-4 मिनट होगा, फिर कभी आधे घंटे तक होगा, फिर काफ़ी इसका वायलेंट रूप भी आपके बॉडी पे आ सकता है। वायलेंट के आप किसी का नुकसान भी कर सकते हैं, किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि गुस्से को इस तरह से आपको इग्नोर ना करें, और हर इंसान को अपने इस गुस्से को समझना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर गुस्सा आता है। अगर वो अपनी गलती को मानता है और दूसरों के कहने के मुताबिक अगर वो अपने गुस्से को संभालता है, इस तरह से अगर वो एंगर को सप्रेस करता है तो वो भी ठीक नहीं है। एंगर अगर नॉर्मली सप्रेस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सप्रेशन ऑफ एंगर, इट्स आल्सो हार्मफुल टू आवर बॉडी। तो मैंने ये इस तरह से मेन एंगर के बारे में बताया। अब मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बताऊँ, इसलिए कि होम्योपैथिक दवाएं एंगर गुस्से भी बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। ये एक तरह की मेंटल डिसऑर्डर है, इस तरह की दिमागी बीमारी है। अगर इसको अच्छे से प्रॉपर मैनेज किया जाए तो बहुत ही अच्छे से इलाज हो सकता है। तो हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि हर दवा में एंगर, हर दवा में जो मैं दवा बताऊंगा उसमें एंगर तो बहुत ज़्यादा है, गुस्से के सारी दवाएं हैं, लेकिन ये गुस्सा पेशेंट को क्यों आता है, इसके पीछे की हिस्ट्री जानना होगा। हर गुस्से के पीछे के कॉज को समझना होगा कि इस पेशेंट को गुस्सा क्यों आता है, किस बात पर आता है। तो उसी के सिम्टम के मुताबिक हम लोग दवा देते हैं।
तो इसी कड़ी में सबसे पहली दवा आर्सेनिक एल्ब है। आर्सेनिक एल्ब का पेशेंट आमतौर पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, ज़रा ज़रा सी बात पे झुंझलाहट होती है, घर के अंदर बाहर के अंदर कहीं भी बहुत तेज़ को गुस्सा आता है। आमतौर पर इसकी क्या वजह होती है? इसके जो कॉज मेन क्या है कि पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर उसको सांस की प्रॉब्लम है, दमा है, या उसको दर्द कहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको कहीं तकलीफ़ हो रही है, तो वो उस स्टेज में गुस्से में आ सकता है। और अगर उसकी माली हालत ठीक नहीं है, इसको पैसे की प्रॉब्लम है, तो उसके भी इसको गुस्सा आ सकता है। इस तरह के आर्सेनिक के पेशेंट आमतौर पर अगर पैसा जब खर्च होता है या कि पैसे का लेन देन की बात होती है या बिजनेस की बात होती है, तो उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरह के पेशेंट आमतौर पर माइल्ड माइल्ड फॉर सुपीरियर, हार्ड फॉर इन्फीरियर, मतलब जो अपने इसके मुताबिक जो उसको लगता है कि ये हमसे बड़ा है तो वो वहाँ पे नरम हो जाता है, वो जिसको लगता है कि ये मुझसे छोटा है या मुझसे कम है तो उसके ऊपर हार्ड हो जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम है। दूसरी दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत ही मशहूर दवा है। इसके और भी सिम्टम है जो बहुत लोगों को पता है, लेकिन मैं इसके गुस्से पे ये बता रहा हूँ कि नक्स वोमिका का सिम्टम किसी बात को लेकर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये फ़ौरन उस गुस्से को अपना आउटबर्स्ट हो जाता है। तो इसको गुस्सा क्यों आता है? इसलिए गुस्सा आता है कि ये कोई गलत बात अगर कहीं हो रही है तो ये फ़ौरन जा कर के वहाँ पर झगड़ा कर सकता है, लड़ाई कर सकता है। इसको कोई गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपको कहीं टिकट लाइन में खड़े हुए हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, कोई अगर बीच में आके घुस जाता है आगे, तो उसको गुस्सा बहुत आता है और ये फ़ौरन जाता है और उसको कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम लाइन में क्यों आ गए, सब कोई लाइन में खड़े हैं, तुम भी लाइन में आओ। नहीं होता है तो वो बहुत ही झगड़ा होता है, हाथ तू-तू मैं होती है और वो मारपीट तक कर सकता है। तो ये इसकी एक वजह यही होती है कि गलत बात पर इसको बर्दाश्त नहीं होता है और ये फ़ौरन गुस्सा करता है। चिड़चिड़ा बहुत होता है, इसको काम को लेकर के बहुत टेंशन होती है। इसकी वजह ये है कि ये काम परफेक्ट करना चाहता है, कोई भी काम परफेक्ट होगा तो वो सेटिस्फाइड होता है, अगर परफेक्ट नहीं होता है तो इरिटेबल हो जाता है, घर वालों को गुस्सा करता है, वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे काम करने दो। जब तक उसका काम पूरा नहीं होता तब तक वो काम करता रहता है और अपने काम को लेकर के वो इतना ज़्यादा बिज़ी रहता है कि उस काम की वजह से अपना नुकसान भी कर सकता है। कोई काम अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग में लाइन में काम करता है, तो उसमें अगर कोई काम कर रहा है तो इस बिल्डिंग लाइन में अगर कोई ज़रा सी भी ख़राबी है तो वो पूरे को बार से दोबारा फिर करता है। अपना जो अगर जितना पैसा लगा है उसको वो फिर से ख़त्म करता है, फिर से दोबारा इसको करता है। जब तक उसको तसल्ली नहीं होती वो बार-बार करता रहता है। तो इस तरह का इसका परफेक्शन ऑफ वर्क होता है, तो इस वजह से इसको गुस्सा आता है। तीसरी दवा इसमें है बहुत सारी इसमें दवाएँ हैं। सल्फ़र हैं, सल्फ़र को भी गुस्सा बहुत तेज़ आता है। बच्चों को लेके बहुत गुस्सा करता है, फैमिली को लेकर गुस्सा करता है। अगर बच्चे उसकी बात नहीं सुनते घर में तो उसको भी बहुत तेज़ गुस्सा आता है, लेकिन उसका गुस्सा बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बहुत ही जल्दी इसको पछतावा होता है। अगर पेशेंट को गुस्सा आधे 1 घंटे के अंदर अगर कम हो जाता है तो उसमें ये दवा दे सकते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए अगर गुस्सा आता है, फ़ौरन अगर उसको पछतावा आता है तो इसमें 2 दवाएँ बहुत ही काम करती हैं, सल्फ़र और क्रोकस। तो सल्फ़र में आमतौर पे बहुत ही जल्दी गुस्सा ठंडा होता है और इस तरह का पेशेंट बहुत ही रिलीजियस टाइप का होता है और लोगों से मिलना-जुलना इसको बहुत अच्छा लगता है, लोगों को कोऑपरेट करता है और रिलीजियस टाइप का होता है। और अगर इसका गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा होता है तो आप सल्फ़र दे सकते हैं। इसी तरह क्रोकस है। क्रोकस में भी गुस्सा बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट बिल्कुल रिलीजियस नहीं होता है, वो म्यूज़िक को पसंद करता है। इस तरह के पेशेंट अगर हैं तो क्रोकस दे सकते हैं। इसी तरह 2-3 दवाएँ और हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस का भी गुस्सा बहुत ही वायलेंट होता है। हाइपोथैलेमस गुस्से की हालत में उसकी ज़बान ख़राब हो जाती है और बहुत ही गंदी-गंदी गालियाँ बक सकता है। बहुत
गलत शब्दों का, गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। उसका इतना तेज़ गुस्सा आता है कि वो इस हालत में बहुत ही गंदी-गंदी गालियाँ एब्यूज़ करता है, गालियाँ बकना। ये अगर बहुत ज़्यादा सिम्पटम आ रहा है गुस्से की हालत में और गुस्सा करने के बाद फिर भी उसको पछतावा जल्दी अगर होता है तो हाय शामत आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर कुछ पेशेंट जो हैं जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, गुस्सा उनका जल्दी ठंडा नहीं होता, तो उसमें आमतौर पर 2 दवाएँ हम लोग यूज़ करते हैं, एक इग्निशिया और एक दूसरी है नेट्रोमुर। तो इग्निशिया में आमतौर पर गुस्सा जो होता है बहुत देर के बाद ठंडा होता है। 1-2 घंटे के बाद, कम से कम 3-4 घंटे के बाद, ये कई दिनों तक इसका गुस्सा रह सकता है। और इग्निशिया का गुस्सा मोरल बातों पे लेके होता है, सही गलत को लेकर के इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है और ये अपने गुस्से को इस तरह से ज़्यादा एक्सपोज़ नहीं करता है, बस ये ख़ामोश हो जाता है, लेकिन लोगों को ज़ाहिर होता है कि ये ख़ामोश हो गया है और अपने इशारों के ज़रिए से इसके गुस्से को समझ सकते हैं। और ये भी रिलीजियस होता है, बहुत ज़्यादा इसको रिलीजियस काम में बिज़ी रहता है, सही गलत को लेके इसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है। चौथी, जैसे मैंने बताया कि नेट्रोम्यूर है, नेट्रोम्यूर में भी बहुत सारे सिम्पटम गुस्से के आते हैं। इसका भी डिग्निफाइड पेशेंट होता है, इसको भी कोई ज़रा सी बात पे बुरा लग जाता है। अगर कोई ऐसी बात कर दे जो इसके डिग्निटी को हर्ट करती है तो ये फ़ौरन इसको भी गुस्सा आता है और इसका भी गुस्सा बहुत देर में ठंडा होता है। ये गुस्से में आमतौर पर खामोश हो अकेला एक रूम में चला जाता है और किसी से बात नहीं करता है। इसको अगर कंसोल करो, इसको अगर समझाओ तो इसका और गुस्सा भड़कता है। तो इस तरह के सिम्पटम में आप नेट्रोम्यूर दे सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी दवाएँ हैं, जैसा मैंने बताया कि लाइकोपोडियम है और आपके मेडोरिनम है। मेडोरिनम का गुस्सा ये होता है कि बहुत ही वायलेंट होता है और कुछ देर बाद फ़ौरन ही वो रिलैक्स भी हो जाता है। फिर वो अफ़सोस करता है कि मैंने क्यों गुस्सा किया, अपने गुस्से पे पछतावा करता है और रोता है। तो अगर ये सिम्पटम है तो मेडोरिनम दे सकते हैं। काली आयोड है, काली आयोड के सिम्पटम ये है कि पेशेंट को गुस्सा घर में बहुत ज़्यादा करता है, बाहर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। एनाकार्डियम है और भी बहुत सारी दवाएँ हैं जो सिम्पटम के मुताबिक दी जाती हैं। तो इसलिए मेरी राय है कि अगर कोई क्रोनिक डिज़ीज़ है, हम लोग इस तरह से पेशेंट को डील करते हैं कि कोई देखते हैं कि इसके अंदर कौन-सा सिम्पटम प्रोमिनेंट आ रहा है। तो आज मेरा जैसा टॉपिक एंगर पर है, तो उस एंगर के ज़रिए से भी हम लोग इसकी बीमारी को पकड़ सकते हैं। और भी बहुत सारी इसकी वजह होती है जो मैंने बताई है शुरू में, लेकिन अगर एंगर को लेकर के अगर कोई बीमारी हो रही है तो उसके लिए ये दवाएँ हैं, इनका आप यूज़ कर सकते हैं और अपने गुस्से को आप कंट्रोल करें। इस वजह से कि गुस्सा ज़्यादा आने से बीपी आपका बढ़ सकता है, आपके माइंड पे, ब्रेन में स्ट्रोक भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, आपके किडनी की डिज़ीज़ हो सकती है, आपके लीवर को प्रॉब्लम हो सकती है। ये आमतौर पर बहुत सारी जो इनक्यूरेबल डिज़ीज़ें हैं, जैसे किडनी फ़ेल होना, ये इसकी वजह से भी हो सकता है। आपको पैरालिसिस होना हाई बीपी की वजह से, हार्ट की डिज़ीज़ होना, बहुत सारी हार्ट की जो आजकल बीमारियाँ, अंजाइना बीमारी हो रही हैं, हार्ट फेलियर हो रहे हैं, इसकी भी एक वजह हो सकती है। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहें और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।